नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। हम अपने पिछले वीडियोज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति पर चर्चा करते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय पर बातचीत करेंगे। 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ प्रारंभ हुआ था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट शुरू हुआ, ये आंदोलन शुरू होने से पूर्व की परिस्थितियों पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से इसकी जो पृष्ठभूमि बनी और जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर अनुदार दल की सरकार जो है वो हट गई और उसके स्थान पर लेबर पार्टी की सरकार आई, लेकिन बहुमत में नहीं आने के कारण लेबर पार्टी को अनुदार दल के हमेशा ही, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जानते हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी के हमेशा दबाव में रहना पड़ा। और ऐसे समय में वो भारत के विषय में जितनी भारतीयों को अपेक्षा थी उतना कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाए। इसीलिए इस समय में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की चर्चा कांग्रेस के अंदर चल पड़ी और इसी क्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की एक मीटिंग साबरमती आश्रम के अंदर बुलाई गई और ये निर्णय लिया गया कि अब जो है अंग्रेज़ों से असहयोग की नीति को अपनाते हुए और जिस तरीके से 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपनी मांग में शामिल किया था, तो गांधी जी ने ये तय किया कि इसी पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेते हुए और भारत में संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में गांधी जी ने ये जो आंदोलन, जैसा कि पूर्व में गांधी जी ने चेतावनी दी थी अंग्रेज़ों को कि अगर अभी भी वो भारत के विषय में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर भारत में कर न देने का आंदोलन भी चलाया जा सकता है। नो टैक्सेशन, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देगी जनता सरकार को। इस प्रकार से गांधी जी ने अपने इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी। तो ये जो आंदोलन था, जो गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाते हुए और उनके द्वारा अंग्रेज़ों के बनाए गए नमक के कानून को तोड़ने के साथ ही इस आंदोलन का श्री गणेश होता है, जिसको गांधी जी की दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात में समुद्री तट पर एक स्थान था, वहाँ तक की जो 200 मील की दूरी थी, उस 200 मील की दूरी की यात्रा को पूरा करके और वहाँ जा कर के, दांडी में जा कर के नमक के कानून को तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और गांधी जी के साथ में उनके 80 से अधिक सहयोगी जो थे वो दांडी यात्रा में उनके साथ थे और गांधी जी ने पैदल ही ये यात्रा करने का निर्णय लिया था। तो जब वो साबरमती आश्रम से चले तो वहाँ से चल कर के 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। इस पूरे यात्रा के बीच में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के समय में भारत के अंदर, जनमानस के अंदर बहुत बड़ा उत्साह गांधी जी के समर्थन में देखने को मिला। जगह जगह पर प्रत्येक वर्ग के लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया और उनको अपार जन समर्थन इस आंदोलन के अंदर प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी की इस यात्रा का स्वागत किया और जैसा कि बोस ने कहा कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वह बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है
जिस प्रकार से नेपोलियन ने अल्बा द्वीप से जो यात्रा प्रारंभ की थी अपने आंदोलन को, अपनी क्रांति को छेड़ने के लिए, और दूसरी तरफ इटली का जो मुसोलिनी था, और मुसोलिनी ने भी सत्ता प्राप्ति के लिए रोम की यात्रा की थी। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की यात्रा को मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से उन्होंने कहीं न कहीं इसको, उस पक्ष को जोड़ने का प्रयास किया कि बिल्कुल वैसी ही ये यात्रा सफलतम तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी। तो 6 अप्रैल 1930 को 200 मील की लंबी यात्रा करके गांधी जी दांडी पहुँचे, और वहाँ जाकर के उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ा। दांडी में उन्होंने स्वयं नमक बनाया। तो ये जब प्रारंभिक समय था, तो इस समय में अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि इस प्रकार की यात्रा से कोई विशेष फ़ायदा भारत को होने वाला नहीं है, और ना ही उन्हें कोई विशेष नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस समय में राष्ट्रीय उन्माद जो था वो चरम पर था, और भारतीय युवा वर्ग से लेकर के किसान, मजदूर, व्यावसायिक, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, सारे के सारे जो वर्ग के लोग थे, वो अब भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग का समर्थन कर रहे थे। इसलिए प्रत्येक भारतीय जनमानस इस बड़े आंदोलन से जुड़ गया। तो जैसे जैसे ये आंदोलन प्रगति करता गया, वैसे वैसे विशाल जन समूह जो है वो इसमें शामिल हो गया। और गांधी जी ने, जैसा पूर्व में जो आंदोलन चलाए गए थे, जैसे असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को हर स्थान पर असहयोग करने के लिए कहा गया था, तो गांधी जी ने पुनः भारतीय जनता से आह्वान किया कि वो उस असहयोग की नीति को का उसी प्रकार से पालन करते हुए, जिसमें सरकारी न्यायालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य जो सरकारी संस्थान हैं, उन सब का बहिष्कार किया जाए। तो उसी को अपनाते हुए इस आंदोलन के उद्देश्य तय किए। तो गांधी जी ने जो प्रमुख उद्देश्य इसमें बताए, बहिष्कार को अपनाते हुए उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले जो कार्यकर्ता है, वो किसी भी सरकारी पद से वो त्यागपत्र दे देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब दंडात्मक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, तो उस समय में जो भी कार्यकर्ता है, अगर उनको जेल जाना पड़ता है, उनको जेल में रहना पड़ता है, तो जेल में रहते हुए वो किसी भी प्रकार की आर्थिक पैकेज की मांग ब्रिटिश सरकार से नहीं करेंगे। तीसरा, गांधी जी ने ये कहा कि जो कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़ेंगे, वो कार्यकर्ता अपने परिवार के लिए या और किसी के लिए किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करेंगे, केवल वो अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। और चौथी बात जो गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए कही, इसके उद्देश्य में शामिल किया कि जो भी कार्यकर्ता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, वे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर उनको जिस जिस व्यक्ति का नेतृत्व मिल रहा है, जिन जिनको नेतृत्व के लिए पाबंद किया गया है, उन नेताओं के नेतृत्व में उनके द्वारा बताए गए सभी कार्यों का वो अनुसरण करेंगे। इस तरीके से ये आंदोलन एक अलग मायने में बहिष्कार को अपनाते हुए अपने उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण भारत के अंदर फैल गया। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की ये थी कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, और महिलाओं ने जगह जगह पर प्रदर्शन और धरना देने की नीति अपनाई। शराब की दुकानों के आगे धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाने का काम महिलाओं ने किया। और प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार इसको हल्के में ले रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये आंदोलन पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया, तब अंग्रेज़ों को लगा कि अब भारत में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया है, और इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने कुचक्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को और अपनी पुलिस को और अपनी सरकारी नीतियों के अनुसार उन्होंने भारतीय जनमानस के ऊपर बहुत सारा अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से जब महिलाओं के साथ में भी अत्याचार होने लगे, तब भारतीय नेताओं में, जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने जिस प्रकार से कहा है कि मैंने इतना जो है किसी भी प्रकार का अमानवीय अत्याचार
महिलाओं के साथ में कहीं पर भी न देखा है न सुना है जो अंग्रेज़ों ने भारत में किया है। इसी तरीके से सरदार पटेल के नेतृत्व में जब ये आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर जो है लोहे की मूठ वाली और लोहे के डंडों के साथ में लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए। और इस प्रकार से ये जो घटना थी, इस घटना को एक तरीके से बहुत ही विश्व की जो भीषणतम घटनाएं घटित हुई थी, जो दुर्व्यवहार की जिसको पराकाष्ठा कहा जाता है, उन घटनाओं के साथ में इस राधना कांड को जोड़ा गया। तो इस तरीके से कूपलैंड जैसे अंग्रेजी जो साहित्यकार थे उन्होंने, और विनमैन जैसे लोगों ने भी इस आंदोलन के बारे में अपने समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार छापे, और ब्रिटिश सरकार की निंदा करते हुए जो भारत में अमानवीय अत्याचार उन्होंने प्रारंभ किए, उसकी निंदा करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार से जो है न्यूज़ वगैरह इस आंदोलन के लिए छापी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन में मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग था, मुस्लिमों का इसमें क्या रुख रहा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस प्रकार से उस समय में मुस्लिम लीग का वो नेतृत्व कर रहे थे, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, उसके बाद में भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना के ये मानना था कि उस समय के जो 7 करोड़ मुस्लिम भारत में रह रहे थे, उन 7 करोड़ मुस्लिमों का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं कर रही है। और उन्होंने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी जो है वो हिंदू महासभा को समर्थन कर रहे हैं, और इसमें मुस्लिमों के हितों की अनदेखी हो रही है। तो मुस्लिमों ने के एक बड़े वर्ग ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो सीमांत क्षेत्र थे भारत के, उस सीमांत क्षेत्र के अंदर जो कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया, जिसके अंदर खान अब्दुल गफ्फर खान का नाम आता है, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदई खिदमतगार नामक एक दल बनाया, जिसके अंदर उन्होंने मुस्लिम स्वयंसेवकों को उसके अंदर शामिल किया। और ये जो खुदई खिदमतगार था, जिनको लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये यूरोप के लाल कुर्ती दल से प्रेरणा लेते हुए कि वहाँ की क्रांति में भी इस प्रकार का दल बना था जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया। और इसमें जो स्वयंसेवक थे उनको कहा कि अहिंसापूर्ण तरीके से, जो गांधी जी का नारा था कि आंदोलन को किसी भी तरीके से हिंसात्मक नहीं होने देंगे, हम अहिंसात्मक तरीके से और सत्याग्रह का अनुसरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल के कार्यकर्ता जगह जगह पर पोस्टर लगाने के का काम करते थे, और उन्होंने एक डंडा फौज भी तैयार की थी, जो डंडे लेकर के शहरों में घूमते थे और नारे लगाते हुए लोगों को जागृत कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार की हर नीति का विरोध जो है वो इस आंदोलन के अंदर किया जा रहा था। इसी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर रानी गौडेनल्यू, जिसको रानी का दर्जा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने रानी के नाम से उनको संबोधित किया था, तो रानी गौडेनल्यू जो एक महिला थी, उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो हम देख सकते हैं कि महिला पुरुष से लेकर के किसान, मजदूर, व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक, चिकित्सक, हर प्रकार के वर्ग ने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से जब ये आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन बन गया, तब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया, और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी जेलों के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। किसी भी तरीके से ये आंदोलन उनके नियंत्रण में नहीं आ रहा था, और भारतीय जनमानस अब पूर्ण स्वतंत्रता से और भी कुछ कम हासिल नहीं करना चाहते थे। और जब भारत के सभी शीर्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और सारे के सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में चूँकि ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव था,
तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत में संवैधानिक प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए और भारत में संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया। गोलमेज सम्मेलन, ये कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, यानी एक गोल टेबल जो होता है उस सेमिनार हॉल की तरह जिसमें एक गोल टेबल रखा गया था और उस गोल टेबल पर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि बैठ करके आगे के विषय पर चर्चा करनी थी। तो इस प्रकार के ये जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए जा रहे थे और इस समय में वायसराय ने अपने प्रतिनिधि, इस समय में इरविन जो था वो भारत का वायसराय था, तो इरविन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी के पास, सुभाष बोस के पास, नेहरू जी के पास, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सभी के पास अपने प्रतिनिधि भेजे और उनका ये आग्रह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा ले। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया कि अगर वायसराय उनको पूर्ण स्वराज्य की या भारत में जो संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया है वो भारतीयों के अनुसार भारत का संविधान निर्माण करने की बात का आश्वासन दे तो वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वायसराय इस प्रकार से किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक उत्तर देने में असमर्थ रहे और उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, ऐसा कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ। तो इसके अंदर सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और कुछ और लोगों ने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, अंबेडकर थे, इन लोगों ने वहाँ जरूर हिस्सा लिया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए इसके लिए कहा गया था कि ये एक ऐसा आयोजन था, एक ऐसा विवाह का आयोजन था जिसमें दूल्हा था ही नहीं। तो इस तरीके से ब्रिटेन के जो भी शीर्ष के अखबार थे उनके अंदर भी न्यूज आई और उन्होंने भी समाचार पत्रों में ये कहा कि ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा न लेने के कारण इसने किसी भी तरीके से भारतीय वर्ग को इसके अंदर शामिल होने का कोई भी जो है वो चांस नहीं रहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहिष्कार के कारण ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुआ। क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था तो उसके आधार पर अंग्रेज़ों ने कुछ जो इस सम्मेलन के बाद में उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में एक संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, इस प्रकार की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रांतों के अंदर उत्तरदायी प्रशासन का निर्माण किया जाएगा और उन्होंने कुछ भारतीय देशी रियासतों के बारे में और अन्य राज्यों के बारे में संविधान के अंदर उनको पूर्ण रूप से अधिकार देने की बात इसके अंदर कही। तो कुल मिलाकर ये जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें जो भी बातें ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखी गई थी उनमें कहीं पर भी भारत में जो संविधान की निर्माण की प्रक्रिया थी उस संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि उसमें भारतीयों का पूर्ण जो है वो प्रतिनिधित्व हो और भारतीय मिलकर के अपने देश के लिए अपना एक उत्तम संविधान का निर्माण कर सके। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चाहती थी कि अब जो है वो ब्रिटिशर्स या जो अंग्रेज़ी सरकार है वो इस बात को स्वीकार करे कि वो भारत में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना के साथ साथ भारत में पूर्ण स्वराज्य की बात को इसके अंदर स्वीकार करे। लेकिन इस तरीके की किसी भी बातों को इसमें स्वीकार नहीं किया गया, उल्टा इसके अंदर जो भारत में सांप्रदायिकता की भावना है और जो गुटबाजी की भावना है और जिस तरीके से दलों को अलग करने की भावना थी, समाज को तोड़ने की भावना थी,
उसका प्रयास इस पहले गोलमेज सम्मेलन में किया गया कि कैसे भी करके दलितों की डिमांड को अलग रखा जाए, सिखों को, ईसाइयों को अलग रखा जाए और मुस्लिमों को जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में एक अलग दर्जा दिया जाए। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, उस नीति की पालना वो इस गोलमेज सम्मेलन के द्वारा करवाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी प्रगति पर था और उसी प्रगति के बीच में ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया पहला, लेकिन इसके अंदर कोई भी विशेष सफलता अंग्रेज़ों को नहीं मिली। हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।